हेलो स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जो कि जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर जेई मेन के हर पेपर में इससे 2 से 3 सवाल बन जाते हैं और इजी लेवल के होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इस चैप्टर को कर लेगा वो 4 से 8 नंबर अपने पा सकता है जेई मेन में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से। ठीक है, अब देखो वेक्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज that have magnitude and direction। और एक कंडीशन और फॉलो करता है कि एंड ओबेज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, क्या होते हैं वेक्टर? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं वेक्टर हमारे। ठीक, अब देखो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन, इसे क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर ये कैप लगा देते हैं। ठीक है, या तो एक कैप लगा सकते हैं या फिर ऐसे एक सीधा ये भी काट देंगे तब भी ये वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसके टाइप्स देख लेते हैं फटाफट। टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या क्या होते हैं टाइप्स इसके? पहला होता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। अभी ये क्या होता है? ठीक है, नल वेक्टर क्या होता है? ये क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स शुड बी नल। ठीक है, जैसे कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? जीरो वेक्टर। और जो जीरो वेक्टर होगा उसके ऊपर भी हम ये कैप लगाएंगे, कैप नहीं, ये वेक्टर का साइन लगाएंगे। ठीक है, पर कंडीशन क्या है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर शुड बी इक्वल, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की सेम होनी चाहिए, तभी ये ए माइनस बी जीरो बनेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा नल वेक्टर। इसके बाद हम देखते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम होते ही हैं और साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होती है दोनों की। ठीक है, टू वेक्टर्स आर said to be equal if magnitude of both vectors, magnitudes of both vectors and direction of both vectors should be equals। should be equal। तो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? जिनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शंस भी सेम होती हैं। ठीक है, जैसे कोई ए वेक्टर है, ये है ए वेक्टर
और कोई बी वेक्टर है, तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और उनका मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो जाएंगे हमारे इक्वल वेक्टर, ठीक। नेक्स्ट है हमारा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखो यूनिट वेक्टर क्या करता है, ये हमेशा डायरेक्शन शो करने का काम करता है किसी भी वेक्टर की, ठीक है। इट शोज द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। क्या करता है ये? शो डायरेक्शन को शो करता है, और ये हमेशा जिस भी वेक्टर की हम डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं या जिसकी भी हमें डायरेक्शन शो करनी है उसके ऊपर कैप लगा देंगे, ठीक है। जैसे ए वेक्टर है तो इसके ऊपर कैप लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर, ठीक है। जैसे बी वेक्टर है, इसके ऊपर कैप लगा देंगे तो ये बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ए वेक्टर है तो उसके ऊपर कैप लगा दिया हमने, तो उसकी वैल्यू होगी वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखो मैग्नीट्यूड तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, अब मैग्नीट्यूड होता क्या है ये देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई हमारे पास वेक्टर दिया गया है ए, ये है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हुआ, ये हमारा यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो चलो अब आगे देखते हैं कोलिनियर वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर होता क्या है, ठीक है। देखो कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर, ठीक है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में या फिर एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो ही पैरेलल वेक्टर होता है। जैसे टू वेक्टर्स are said to be collinear if both are in same direction, ठीक है। कैसे होने चाहिए? दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, मैग्नीट्यूड दोनों का कितना ही भी हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है बट डायरेक्शन दोनों की कैसी होनी चाहिए? सेम, ठीक है। जैसे ये वेक्टर ए है, ये इस डायरेक्शन में है, और ये वेक्टर बी है, दोनों इसी डायरेक्शन में, बस दोनों अलग अलग हैं, मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड्स अलग हैं, ठीक है। और दोनों क्या है? आपस में पैरेलल भी हैं, ठीक है। सेम डायरेक्शन में, डेट मीन्स पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोलिनियर वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर, ठीक। अब देखते हैं हम वेक्टर का, दो वेक्टर के डिफरेंस को कैसे निकालते हैं, ठीक है। ठीक है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हर क्वेश्चन में यूज़ होगा,
ठीक है, वेक्टर बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अब देखो कैसे निकाला जाएगा वो। जैसे मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ये है ए वेक्टर और एक ये है हमारे पास बी वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर दिए गए, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। तो हम क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये क्या था हमारा बी वेक्टर और ये था हमारा ए वेक्टर। ठीक, हम क्या निकाल लें, इनका बीच का डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का वेक्टर। तो कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो मैं इसकी डायरेक्शन ये बना दूं, ए से बी, मतलब बी से ए बना दूं, तो क्या होगा, वेक्टर कैसे निकलेगा ये वाला। तो जिसकी तरफ ये होती है हमारा हेड होता है वो वाला वेक्टर माइनस जिसकी तरफ टेल होती है वो वाला वेक्टर। ठीक है, तो यही वेक्टर हमारा कहलाएगा बी ए वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब ही क्या है, बी ए का ए माइनस बी, या फिर मान लो अगर हमसे ओ ए वेक्टर पूछ लिया जाए तो ये क्या, ए बी वेक्टर पूछ लिया जाए, क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ये जो बी वेक्टर और ए वेक्टर है ना, ये हमेशा किससे लिए जाएंगे, ओरिजिन से लिए जाएंगे। जैसे ओरिजिन मान लेते हैं हम, ओ है हमारा, तो इन्हें क्या लिखा जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। आ रही है बात समझ में। ठीक है, अब चलो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है ये 2,3,4, ये ए है और ये है बी 4,5,6। ठीक है, तो देखो इन्हें कैसे निकालेंगे, या फिर पहले जनरलाइज कर देते हैं इसको। जैसे x1, y1, z1, ये हमारा है ए वेक्टर, और ये x2, y2, z2। ठीक है, ये है बी वेक्टर। तो हमें निकालना ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर हमको चाहिए, तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए क्या होता है हमेशा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बाद वाला ओ इसलिए लगा देते हैं क्योंकि ओरिजिन से मान लेते हैं उसे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। आ रही है बात समझ में। अब ओ बी क्या है, ये वाला x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। ठीक है, माइनस ओ ए वेक्टर x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी वेक्टर। ठीक है, अब मान लो इसी में हमसे पूछ लिया जाता बी ए वेक्टर, तो क्या करते, ओ ए माइनस ओ बी वेक्टर, तो इससे हमारा बी ए वेक्टर निकल जाता। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं अब। इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके। जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। ये 0,2,4 है और अगले 3,2,1 है। ठीक, तो ए बी वेक्टर क्या आएगा हमारा,
ए बी वेक्टर होगा बी वाला माइनस ए वाला, ठीक है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यानी कि बी वाला क्या है 0 माइनस 3 आई कैप प्लस 2 माइनस 2 जे कैप प्लस 4 माइनस 1 के कैप। तो ये हमारा वेक्टर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास माइनस 3i प्लस 0j प्लस 3k। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारे पास वेक्टर निकल के आएगा, ठीक। इस तरह से हम वेक्टर बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसमें हमें क्या कितने लॉ पढ़ने हैं? एक तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पहला ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक पढ़ना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पहला ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। अब देखो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये आपने फिजिक्स में भी देखा होगा। पर फिजिक्स में हमें क्या करना होता है, इसमें एक फॉर्मूला डेराइव करना होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। हमको यहाँ मैथ में उसे फॉर्मूले को डेराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको केवल वेक्टर की फॉर्म में लिखना है इसका रिजल्टेंट, ठीक है। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि 3 वेक्टर्स होते हैं, जैसे ए वेक्टर, कोई बी वेक्टर है, कोई सी वेक्टर है, ठीक है। अब हमको इन्हें ऐड करना है, किन्हीं 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। किन्हीं भी 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज किया जाता है। जैसे हम मान लो हमें ए और बी को ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? ए और बी को ऐड करने के लिए जो ए वेक्टर है उसका जो हेड है, ठीक है। अब देखो पहले ये देख लो, वेक्टर का ये होता है हेड और ये होता है पीछे वाला पार्ट टेल, ठीक है। तो जब इस लॉ में वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो एक वेक्टर का जो हेड होता है, ठीक है, उससे दूसरे वेक्टर की टेल को ऐड कर देते हैं, ठीक। एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल को ऐड कर देते हैं, तो जो फाइनल रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट निकालते समय जो स्टार्टिंग वाला वेक्टर होता है उसकी टेल से रिजल्टेंट की टेल मिलाते हैं और जो लास्ट वाला वो होता है वेक्टर उसके हेड से मिलाते हैं, ठीक है। तो जो होता है रिजल्टेंट वही होता है हमारा a प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही हमारा ट्रायंगुलर लॉ था, ठीक है। देख लेते हैं, लिख देता हूँ यहाँ पे अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसी होती है कि टेल ऑफ सेकंड वेक्टर meets head of
फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। सेकेंड वेक्टर की टेल से क्या मिला देते हैं हम, फर्स्ट वेक्टर के हेड को। देन द रिजल्टेंट, देन द टेल ऑफ रिजल्टेंट meets tail of first vector and head of resultant meet head of last vector, ठीक है। कैसे जोड़ते हैं कि पहले वेक्टर की टेल को, जब भी दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं कि उनमें पहले वेक्टर का जो हेड होता है सेकंड वेक्टर की टेल से ऐड करते हैं, और रिजल्टेंट निकालने के लिए जो रिजल्टेंट होता है उसकी टेल से पहले वाले वेक्टर की टेल और उसके लास्ट वाले वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट का हेड मिला देते हैं, ठीक है। तो यही हमारा होता है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है, ट्रायंगल लो। अब इसके देखो और क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे हमको ये ऐड करने हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ठीक है। चार वेक्टर्स को हमको ऐड करना है ट्रायंगुलर लॉ से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मतलब इसको फॉलो करते हुए, इस लॉ को फॉलो करते हुए, ट्रायंगुलर लॉ से होते तो दो ही वेक्टर ऐड हैं, पर इसको फॉलो करके हम कितने भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे इनको पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल, फिर दूसरे के हेड से तीसरे की टेल, फिर तीसरे के हेड से चौथे की टेल को मिला देंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। और जो फाइनल जो रिजल्टेंट होगा हमारा वो पहले की टेल से लास्ट वाले का हेड होगा, यही हमारा रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, आ रही है बात समझ में। तो यही होता है हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। ठीक है, देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी वही वाला फॉर्मूला हम डेराइव करते हैं फिजिक्स में, तो बस इसमें क्या करते हैं, मैथ्स में इसका यूज़ किया जाता है किसी पॉइंट के वो निकालने के लिए, पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए, ठीक है। तो जैसे ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ये हमारा वेक्टर बी हो गया। जब भी हम इसको अप्लाई करते हैं तो ए वेक्टर से, ए वेक्टर की टेल से बी वेक्टर की टेल ऐड होनी चाहिए, जो रिजल्टेंट होगा दोनों की बीच में से आएगा, ठीक है। ये हमारा होगा रिजल्टेंट, बीच से एकदम, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसको मीट कर देते हैं, ठीक है, मिला दिया हमने इसको। अब देखो इसका जो रिजल्टेंट होता है ये होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू पूरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ये जो पूरी लाइन है डायगोनल वाली, ये इसका हो जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है। और अब देखते हैं इसमें डायगोनल वाली लाइन को तो रिजल्टेंट बोलते हैं। अब इस पे जो मिड पॉइंट होता है वहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है।
ठीक है, अब देखो इसमें ये हमने पूरी लाइन क्या बोली थी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हम इसका मिड पॉइंट एक चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, मान लिया ये इसका मिड पॉइंट है ओ, ठीक है। तो ये पूरी लाइन तो हमको पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये होती है हमारी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2। क्यों? क्योंकि ये पूरी थी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और मिड पॉइंट ये है, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। अब देखो ये आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर है, ऐसे ही ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है, पर ये जरूरी नहीं है कि चारों आपस में बराबर हों, क्योंकि ये मिड पॉइंट, या हमें ये थोड़ी पता है कि इसकी लेंथ कितनी है इसके बराबर, ये पूरे के तब तो बराबर होते जब इस वाले की लेंथ, इस वाले डायगोनल की लेंथ इस डायगोनल की लेंथ के बराबर होती, ठीक है। तो इसलिए यूज़ होता है हमारा ये वाला लो, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर और यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं ए प्लस बी का बाय 2, ठीक है। तो ये था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारा 4 वेक्टर्स are along sides of quadrilateral ए बी सी डी, ठीक है। क्या है कि 4 साइड्स हैं जो किसकी हैं, क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है, ए बी सी डी। इफ ए बी प्लस बी सी ए डी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू एन ई एफ वेक्टर, वेयर ई एंड एफ are midpoint of diagonal AC and AD, ठीक है, of diagonals AC and BD, मिड पॉइंट है E एंड F, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि respectively then n is then n is, तो n की वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन है हमारे -2 2 -4 4, ठीक है, ये हमारे ऑप्शन है। अब देखो इसको देखते हैं फटाफट। देखो ये कह रहा है एक वो है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए बी सी डी। अब हमें दिया तो है नहीं, तो हम इसको अपने हिसाब से बना लेते हैं। मान लेते हैं ये है, बड़ा सा बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब देखो ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया एक अपने हिसाब से।
ए बी सी डी। ठीक है, ये बना लिया हमने। अब आगे क्या करना है हमको, हमसे बोला ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है डायगोनल्स के। ठीक है, डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये है डायगोनल हमारे पास, एक डायगोनल ये है हमारे पास। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट्स किस किस के, ए सी के। तो ए सी पे तो ई मान लेते हैं, ये रहा, और बी डी पे एफ मान लेते हैं। ठीक है, इस पे ई मान लिया और इस पे ई और इस पे एफ। ठीक है, मिड पॉइंट इसके हमने मान लिए। अब आगे क्या कह रहा है, ए बी प्लस ए डी। ठीक है, अब एक बात देखो, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें से देखो हमारे कितने सारे ये बन रहे हैं हमारे ट्रायंगल्स। ठीक है, जैसे एक ये है, ठीक, ए बी और सी। ठीक है, और मिड पॉइंट क्या है, ई। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसके मिड पॉइंट को, ये वाली लाइन अगर मिलाएं हम, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि बी ई वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर बाय 2। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर बाय 2 कितना हो गया, बी ई वेक्टर, या फिर 2 को उधर भेज दो, 2 बी ई वेक्टर हो गया। यहाँ से ए बी प्लस ए सी की वैल्यू निकाल ली, सॉरी बी सी, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, अब ऐसे ही ये वाला ट्रायंगल अज्यूम कर लेंगे एक बार। ठीक है, ये वाला, इसका मिड पॉइंट है एफ, बी सी और डी। ठीक है, तो एफ मिड पॉइंट है इसका। इससे भी वही लगा देंगे जो हमने अभी सीखा पीछे, कि एफ सी वैक्टर इज इक्वल टू, क्योंकि मिड पॉइंट है तो इसके वो कैसे लिखते हैं, बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर बाय 2। तो यहाँ से बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर इज इक्वल टू 2 एफ सी वैक्टर आ जाएगा। ठीक है, 2 एफ सी वैक्टर की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक, अब लिख लेते हैं इस वाले का, ये वाला जो ट्रायंगल है, ए डी और सी, और ये इस पे हमारा मिड पॉइंट है ई। तो ये हो जाएगा डी ई वैक्टर इज इक्वल टू ए डी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर बाय 2। तो ए डी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर क्या हो जाएगा, 2 डी ई वैक्टर, ए डी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर इज इक्वल टू 2 डी ई वैक्टर। ठीक है, अब हमको इसमें क्या चाहिए, ए डी और सी डी तो हमको मिल गया यहाँ से, एक चाहिए सी बी और एक चाहिए ए बी। तो ए बी और सी बी हमको यहाँ से मिल गया। ठीक है, इधर से बी ई के बराबर। ठीक, तो अब एक चीज़ और लिख लेते हैं हम इसमें, ये वाला वेक्टर और देख लेते हैं, ये वाला,
ए, एफ और सी, मिड पॉइंट ई और ये एफ, ठीक है। तो यहाँ से हम एफ ई की वैल्यू निकाल लेंगे, ई एफ की इज इक्वल टू ए एफ वैक्टर प्लस सी एफ वैक्टर, ठीक है, बाई 2। तो ए एफ वैक्टर प्लस सी एफ वैक्टर बाई 2 जो है वो 2 इधर पहुंच जाएगा, तो 2 ई एफ वैक्टर हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, इस वाले को ए बी प्लस सी बी, इसको और इस वाले को ऐड कर देते हैं आपस में, ठीक है। इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इधर लिख देता हूँ, ए डी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर और प्लस ए बी वैक्टर प्लस सी बी वैक्टर, यहाँ से मिलेगा 2 बी ई वैक्टर प्लस 2 डी ई वैक्टर, ठीक है, 2 बी ई वैक्टर प्लस 2 डी ई वैक्टर। अब इसकी वैल्यू हम इधर से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे, ठीक है। इस पे जगह नहीं है और आगे का आप खुद करना, ठीक है। एक स्टेप रह गया है, उसको इनकी वैल्यू बस पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था उस पे बेस, उस पे पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शनल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो सेक्शनल फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, सेक्शनल फॉर्मूला ठीक। देखो सेक्शनल फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो कोई दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, और यहाँ इसका मान लिया P है जो इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और ये जो है m/n में डिवाइड किया जा रहा है, m/n में, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा P वेक्टर, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारा, B वेक्टर है ना, तो इसका B हो गया, और ये A वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर हो गया A, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो हम P वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, m इंटू A वेक्टर प्लस n इंटू B वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। अब ये किस कंडीशन में आता है फॉर्मूला, इंटरनली डिवीजन, ठीक है, किस लिए, इंटरनली डिवीजन में यूज होता है, ठीक है। अब एक कंडीशन हो रहा है, व्हेन m इक्वल्स टू n, जब m बराबर n हो जाए, जैसे ये A वेक्टर का वो हो जाए पोजीशन वेक्टर और ये B वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और m बराबर n हो जाए, m और n दोनों बराबर रेशियो में डिवाइड करें, ठीक है। तो फॉर्मूला आता है हमारा P वेक्टर का A प्लस B वेक्टर
डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो एक्सटर्नली डिवीज़न देख लेते हैं क्या होता है। एक्सटर्नली डिवीज़न, ठीक है, एक्सटर्नली डिवीज़न के लिए ए का यूनिट, ए का पोजीशन वेक्टर और यहाँ पे बी का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करेगा, ये वाला पूरा m होगा बाहर तक और ये होगा n, ठीक है। और ये बात समझ में, तो ये क्या होगा, m इंटू इधर a मान लेते हैं, ठीक है, a वेक्टर माइनस n इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय m माइनस n, ठीक है। ये होता है हमारा इंटरनली डिवीज़न। जैसे इधर वाला पार्ट जो होगा वो इधर वाले से मल्टीप्लाई होगा और इधर वाला इधर वाले से, जैसे इसमें किया था, ठीक है। ये m वाला b से, इधर भी m वाला a से किया था और n वाला b से, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो आज इतना रिवाइज कीजिएगा।